लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने विकलांगों को, दिव्यांगों को अपने शिक्षा प्रणाली में शामिल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य संजय सिंह हैं जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं। सर, किस तरीके से यहाँ कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनमें दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई की जाती है? हमारे यहाँ लगभग हर विधाएं चलती हैं जी। और सभी विद्याओं में, कुछ विद्याओं में जैसे इंजीनियरिंग और साइंस में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है कि सभी प्रकार के दिव्यांग वहाँ नहीं जा सकते, पर उन सभी विधाओं में सभी प्रकार के दिव्यांग उसमें अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और दिव्यांगों के लिए यहाँ पे 50% जो सीट्स हैं वो रिज़र्व्ड हैं। जो यहाँ एडमिशन्स लेंगे तो उस पूरे एडमिशन प्रक्रिया में जितनी भी सीट्स हैं उनकी 50% सीट्स उनके लिए हैं। और उनसे हम लोग ट्यूशन फ़ीस भी नहीं लेते। और यहाँ पे हॉस्टल में अगर उनको सुविधा मिल जाती है रहने की तो उनको मेस और इस सब की भी सुविधाएं मुफ्त में है। सरकार की तरफ से उसका पूरा व्यवस्था है। और उनको हम लोग किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से उनको कोई कठिनाई ना हो, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ने में सक्षम रहें। जो दिव्यांग बच्चे हैं सर, मतलब कई प्रकार के दिव्यांगता होती है, तो उनमें किस किस प्रकार के यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की जाती है? जैसे हमारे यहाँ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, उसमें लो विज़न वाले भी हैं और कम्प्लीटली ब्लाइंड भी हैं जो एकदम देख नहीं सकते। दूसरे हैं हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड जो डेफ एंड डम, जो बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, इस तरह के भी बच्चे हैं। और फिर आर्थोपेडिकली चैलेंज्ड। ये 3 कैटेगरी तो हमारी निश्चित रूप से है ही है। कभी कभी कुछ ऐसी भी कैटेगरी आ जाती है जो ब्लाइंड के साथ साथ भी डेफ एंड डम है, तो ये बहुत ही रेयर होता है, पर कभी कभी हो जाता है। तो इस तरह के भी कैटेगरी के बच्चे हम लोग के यहाँ पर आने की संभावना बनी रहती है और है। मतलब डेफ, जो ब्लाइंड और डेफ एंड डम वाले हैं वो थोड़ा सा बहुत कम रहता है, मगर कभी कभी हो ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं। पर हम सभी जो भी दिव्यांगजन हैं सबके लिए हम ओपन हैं और सबको हम यहाँ पे एडमिशन देते हैं और पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। जो दिव्यांगजन हैं उनके जो एडमिशन का यहाँ जो मानक है वो क्या है सर? कैसे एडमिशन के लिए वो क्या प्रोसेस है? जैसे और जगह पे मैं, हम लोग तो अभी अगले साल से, इस साल से कुछ जगहों पे हमने CUT के माध्यम से, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसके माध्यम से लेने का प्रयास किया है। कुछ में अपने खुद हम रिटन टेस्ट इस साल कर रहे हैं और कुछ में जो मेरिट पे भी रहते हैं। तो हमारे पास मतलब ये 3 तरह के ऑप्शंस आज की डेट में थे। अगले साल से हम लोगों ने उसमें पूरा कर लिया है कि CUT के माध्यम से लेंगे। और उसके बाद अगर इंजीनियरिंग है तो उसमें JEE, जो अपने राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग परीक्षा है, उसके माध्यम से। और जो अपने ये CUT है, ये इससे लेंगे। और जहाँ पे दिव्यांगजन मेरे हैं उनके लिए मेरिट पे भी हम यहाँ एडमिशन लेंगे। तो अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग मिनिमम एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से हम सबका एडमिशन यहाँ पर लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं और PhD भी हैं। तो ये 3 स्तर पे तो हमारे सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, और सब में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जा सकता है। कुछ साइंस के और इंजीनियरिंग में कहीं कहीं थोड़ी सी कुछ विशेष प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए वो सुलभ नहीं है, सुलभ मतलब उनके लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। पर कोशिश ये है कि रिसर्च और सब के माध्यम से ये भी बैरियर जो है इसको भी समाप्त किया जाए कि कोई भी दिव्यांगजन किसी भी तरह का हो, हर जगह जा सके, हर जगह पढ़ सके, हर कोर्स को पढ़ सके, हर विद्या ग्रहण कर सके। ऐसा हमारा मोटो है और इसी के आधार पर हम आगे की योजनाओं को बढ़ा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में सर यूपी से ही हैं या पूरे देश या अन्य जगहों से भी, अन्य देशों से भी बच्चे आकर एडमिशन लेते हैं? अभी तो हम लोग यूपी से ही हैं ज़्यादातर बच्चे, पर निश्चित रूप से जब CUT के माध्यम से बच्चे लेंगे तो कहीं से भी बच्चे आने की संभावना बनी रहेगी। और चूँकि देश की अभी मतलब अभी तक तो अकेली थी ये यूनिवर्सिटी, और रिवर्स इंटीग्रेशन के मोड में तो अकेली ही है, तो यहाँ पे जो भी आना चाहेगा उसका स्वागत है। पर कुल मिला विदेश से जो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं
कि ये इस यूनिवर्सिटी की ख्याति विदेश में भी पहुँचे, और वहाँ से भी बच्चे आएंगे तो हम उनका भी यहाँ पे निश्चित रूप से स्वागत करेंगे और उनके लिए व्यवस्था करेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए। तो कोई भी दिव्यांगजन कहीं का भी हो, ऐसा हमारा विश्वविद्यालय का मोटो भी है और हम सब संकल्प भी लिए हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आए, इस विश्वविद्यालय में अगर सीट उपलब्ध है तो उनको ज़रूर हम लोग सहायता करेंगे उनकी, और उनको पढ़ने का मौका देंगे। सर, यहाँ जो पढ़ाई होती है दिव्यांगजनों की, तो उसमें चुनौतियाँ क्या आती हैं? कुछ आती हैं चुनौतियाँ, किस प्रकार की आती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि एक ही क्लास में एक सामान्य विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसी में हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो पढ़ रहा है, मतलब ब्लाइंड भी है उसी में हियरिंग इम्पेयर्ड डेफ एंड डम बच्चा भी है, और उसी में आर्थोपेडिकली चैलेंज। तो ये चार जो वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। निश्चित रूप से सबके लिए एक लिमिटेशंस है, तो ब्लाइंड वाले के लिए देख पाना एक मुश्किल काम, नहीं देख सकता वो। और दूसरा ये है कि हियरिंग इम्पेयर्ड वाले जो बच्चे हैं वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो निश्चित रूप से जब हम क्लास में हमारे टीचर्स जाते हैं तो उनको जैसे सामान्य विश्वविद्यालय में टीचर्स पढ़ा सकते हैं सामान्य रूप से, उससे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये चारों वर्ग के बच्चे उस विषय को समझ सकें सही तरीके से। उसके लिए टीचर को विशेष रूप से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उसके लिए तैयारी रहनी पड़ती है। डेफ एंड डम बच्चों के लिए एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी हम लोग रखते हैं, जिससे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको ये समझ में आए कि क्या चीज़ कहा जा रहा है, क्योंकि वो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, तो कम्युनिकेशन का माध्यम थोड़ा सा दिक्कत होता है। पर जैसे डायग्राम है, किताबें हैं, ये सब तो वो देख सकते हैं। अगर उनको लैंग्वेज पता है, पहले से वो लैंग्वेज जान रहे हैं इंग्लिश या ये, तो उस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। मगर एग्जैक्टली क्योंकि वो पहले से सुने नहीं होते, उनकी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हुई होती है, तो हर चीज़ समझ पाना मुश्किल होता है। इसलिए जितना भी साइन लैंग्वेज के माध्यम से जो साइन उसके लिए बने हैं, उसके माध्यम से उनको उतना नॉलेज देने की कोशिश की जाती है। पर निश्चित रूप से सामान्य बच्चे की तरह तो नहीं हो सकता है, पर जितना हो मैक्सिमम ये होता है कि हम उनको उस लेवल तक पहुंचा सकें जहां तक कि उनकी ये मतलब उस शिक्षा की अनिवार्यता है, तो वहाँ तक उनको पहुँचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और जो आर्थोपेडिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए बैरियर फ्री वातावरण रहता है, वो कहीं भी क्लास में जा सकते हैं, अपने व्हील चेयर के साथ ही वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपने स्टिक और केन के साथ भी पहुँच सकते हैं। तो ऐसा वातावरण ये रहता है कि वो उनको बैरियर फ्री वातावरण हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस दृष्टि से थोड़ा चैलेंज तो है, सामान्य सभी मतलब सामान्य जो हमारा अध्यापक है कहीं का भी पढ़ाने वाला, वो हमारे क्लास में जाएगा तो शायद उसको दिक्कत हो, जब तक कि उसकी पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे ना आ जाए। वो बच्चों को समझना, उनकी मनःस्थिति को समझना, उनके साथ अपने आप को जोड़ना, ये मतलब जो अपनत्व के भाव के साथ, संवेदनशीलता के साथ उनसे अपने आप को कनेक्ट करना, ये थोड़ा सा अलग से दिखाई पड़ता है। ये सामान्य विश्वविद्यालयों में इस तरह के भाव नहीं रहते, और यहाँ पे उन बच्चों के साथ आपको अपनत्व के भाव के साथ वो देना पड़ता है कि नहीं, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, आप हमारे ही अंग हो, ऐसा मान के हमारे अध्यापक उनके साथ डील करते हैं। तो ये एक अलग पूरा सिस्टम है, मतलब सामान्य जो शिक्षा दी जाती है उससे हट के आपको यहाँ प्रयास करना पड़ता है। संवेदनशीलता की आपने बात की सर, तो समाज में दिव्यांगों की बात तो होती है, लेकिन जो दिव्यांग है उनको हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे उनके अपने अधिकार हों। तो यहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं उनको कैसे समाज में वो अपने मजबूती हो, उनके देश में मजबूती हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? देखिए, हम लोग तो कोशिश ये है कि उनको मतलब उनको अपने जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, जहाँ पे उनको लगता है कि हम एक तो पहला कि उनको कॉन्फिडेंस बना रहे, वो अपने आप को ये ना समझें कि हम कहीं से कम हैं, इस भाव का संप्रेषण पहले करना होता है, और हमारे टीचर्स उसको करते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। जो साथ में विद्यार्थी पढ़ रहा है वो रिवर्स इंटीग्रेशन की हम लोग यहाँ के कंसेप्ट में चलते हैं, जो और कहीं नहीं है। कहीं कहीं हो सकते हैं विद्यालय हो जो सिर्फ विकलांगों के लिए,
पर सामान्य और विकलांग जो हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं वो एक साथ पढ़ रहे हों, तो इसमें जो हमारे जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनकी एक अलग संवेदनशीलता रहती है हमारे दूसरे साथी के प्रति। अगर कोई बच्चा नेत्रहीन है, देख पाने में असमर्थ है, तो उसको साथ में लेके चलते हैं। उनको रास्ता अगर दिखाना हुआ तो साथ में लेके चलेंगे उनको। अगर बहुत से ऐसे सामान्य बच्चे हैं जो डेफ एंड डम जो बच्चे हैं, उनके मित्र हैं, अब उनको कैसे कम्युनिकेट करें, तो वो साइन लैंग्वेज सीखते हैं। वो अपने साथी के साथ कैसे मतलब सह अस्तित्व के साथ रह सकें उनके साथ, तो खुद भी साइन लैंग्वेज सीख लेते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो रिवर्स इंटीग्रेशन है, जो सामान्य बच्चा है वो संवेदनशीलता के साथ उनसे जुड़ रहा है, उनको अपने साथ खींच के लेके चलने का प्रयास कर रहा है। ये एक हमारे विश्वविद्यालय का विशेष प्रकार का ये आप कह सकते हैं कि उद्देश्य है, जिसमें कि हम तो इनको दे ही रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। विकलांगों जो अपने दिव्यांगजन हैं, इनको हम आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, पर साथ साथ मानवीय संवेदनाओं के का और प्रकटीकरण हो और उसका और स्ट्रांग हो। उसके साथ जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी इनके साथ वो उनको लेके चलें और समाज में उनको अपने मुख्य धारा में शामिल होने में उनकी मदद करें, इस भाव का भी संप्रेषण है। और इस दृष्टि से ये रिवर्स इंटीग्रेशन पे मुझे लगता है मेरी जानकारी में जो लोगों से मैंने बात की, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में, इस तरह के कंसेप्ट पे मुझे लगता है कि अभी कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मेरी जो जानकारी है, हो सकता है मैं इस जानकारी में पूर्ण न हूँ, पर जो मेरी अपनी जानकारी है, क्योंकि मेरे बहुत से मित्र लोग हैं बाहर में जो IIT से पढ़े हैं, हमारे साथ पढ़े हैं या और लोगों के संपर्क में हैं, पर उनके हिसाब से अभी इस कंसेप्ट पे कहीं विश्व में शायद कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। अब मैं हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, पर निश्चित रूप से मेरी जानकारी के आधार पर बता रहा हूँ आपको। तो ये एक अलग ही कंसेप्ट पे विश्वविद्यालय है, जिसमें कि संवेदनशीलता भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए, चाहे अध्यापक हो और चाहे साथ में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, कि हमको अपने साथ के जो व्यक्ति हैं जो किसी तरह से मतलब किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, उनको हम लेके कैसे चल सकें। आज भी सर देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन ऐसे बेहद कम या यूं कहें कि न के बराबर ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपने शिक्षा प्रणाली में दिव्यांगजनों को शामिल किया हो। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, आवश्यकता तो बहुत है, क्योंकि अभी देखिए हमने आपको ये तो 3 का बताया, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज बच्चे। इसके साथ ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है। और अभी आप अगर डाटा उठा के देखेंगे तो ऑटिज़म के बच्चे जो शुरू से ही बचपन से ही ग्रसित हो रहे हैं, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। और मुझे लगता है कि जो वातावरण है, जो खान पान की हमारी स्टाइल है, जो हमारे रहने के जो आचार विचार हैं, इनके प्रभाव के कारण इस क्षेत्र मतलब जो दिव्यांगता में काफ़ी बढ़ोतरी दिख रही है, जो मुझे पता है। मतलब हो सकता है मैं पूरा, क्योंकि मैं भी अभी शुरू में 1-1.5 महीना हो रहा है मुझको यहाँ आए, पर जो हमको डाटा कुछ बताए हैं लोग, उसमें दिखता है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। जैसे ऑटिज़म के पहले कुछ 200 में से 300 में से लोग एक होते थे, अब धीमे धीमे 2014 के आसपास 1 में 68 था। अभी कोई बताया मुझको, किसी ने हमको अभी जानकारी दी कि मतलब 36 में से एक लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी पैटर्न है, ये भी काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह के उन विधाएँ ना हों, उनको पढ़ने का अवसर ना मिले, उनको टैकल करने के लिए लोग ना आगे आवें, या समाज संवेदनशील ना हो, तो और परिवार भी खासकर सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब परिवार में ही लोग उनको बोझ समझने लगते हैं। अब परिवार का भाव अगर उतना स्ट्रांग नहीं है, तब उनके लिए भी एक अलग मुश्किल दिखाई पड़ती है। तो कभी कभी कई बार ऐसा यहाँ पे अनुभव में आया है हमारे टीचरों के, कि परिवार भी कभी कभी उदासीन हो जाता है उन बच्चों के प्रति। सर, तो फिर समस्या ज़्यादा बढ़ती है। जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनके जॉब के लिए या उनके जो नौकरी है उसके लिए क्या है, प्लेसमेंट है, कैसे, कितने लड़कों की जो अनुपात है वो नौकरी पाने का क्या है?
नहीं, अभी तो हमारे यहाँ एक पूरा प्लेसमेंट विंग ही है। हमारे एक प्लेसमेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। और सामान्य बच्चे के साथ साथ हमारे जो दिव्यांगजन हैं वो भी नौकरी पा रहे हैं, और काफ़ी जगह पे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बैंक्स में और टीचिंग में और कई जगहों पे भी कर रहे हैं। और वो तो छोड़ दीजिए, अभी खेल के विधा में भी बहुत से पैरा ओलंपियन बच्चे हमारे यहाँ हैं जो नेशनल खेल रहे हैं। बैडमिंटन में तो विशेष करके नेशनल खेले हुए बच्चे हैं। और अभी एक बच्ची हमारी जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है पैरा ओलंपिक्स में बैडमिंटन में। तो खेल के क्षेत्र में भी वो अपने को प्रूव कर रहे हैं, अपने मतलब मेहनत से, अपने टैलेंट के बल पे। और हम लोगों ने उसकी सुविधाएं भी दे रखी हैं यहाँ पर। क्या क्या सुविधाएं हैं सर दिव्यांग बच्चों के खेल परिवेश क्या है? हमने अपने कोचेस अपॉइंट कर रखे हैं अलग अलग विधाओं में। और ये विशेष कर के बैडमिंटन का अच्छा खासा कोर्ट है जिसमें कि हमारे दिव्यांगजन बच्चे उसको खेल सकते हैं वहाँ पे, और उनके लिए ट्रेनिंग वहीं होती है। और हमारा बहुत अच्छा ट्रैक एंड फील्ड है जो एकदम सिंथेटिक कोर्ट की तरह है। सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड है, सिंथेटिक का एस्ट्रोटर्फ है, जिम्नेजियम है। और ये बैडमिंटन का एक एयर कंडीशनड बड़ा सा वो है, कोर्ट है, उसमें बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। इस तरह से कई स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में, खासकर पैरा गेम्स के लिए, जो दिव्यांगजनों के लिए गेम्स हैं उनके लिए। जूडो के भी बच्चे हैं, वो भी कुछ खेलते हैं। अभी ब्लाइंड क्रिकेट था, उसके लिए भी हमारे बच्चे यहाँ पे राज्य स्तरीय कोई टूर्नामेंट किए थे जिसमें ब्लाइंड बच्चे ही खेल रहे थे। और उसमें भी मैंने भी उद्घाटन में अपने को मतलब ब्लाइंड वाला चश्मा पहन के जो खेला, तो एक अनुभव दिखाई पड़ा कि कैसा होता है। आप जब कभी चैलेंज्ड होते हैं किसी चीज़ से, तब समझ में आता है कि भगवान ने जो दिया हम सबको काफ़ी पूर्ण बनाया है। सर जो यहाँ से क्या जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो कृत्रिम अंग होते हैं इस तरीके का कुछ प्रोवाइड कराया जाता है? करते हैं। जो हमारे यहाँ एक ALRC है, आर्टिफिशियल लिम्ब रिसर्च सेंटर, वहाँ पे हम लोग जो भी ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड है उसके लिए हम लोग कृत्रिम अंग देते हैं। वो आएगा, कोई भी व्यक्ति, विद्यार्थी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो भी हमारे पास आएगा, उसको अगर ज़रूरत है तो हम उसको कृत्रिम अंग बना के देंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे, उसके हिसाब से बनाएंगे, और उसको जो भी मदद होगी उसके चलने फिरने में उसको हम लोग पूरा करते हैं। और धीमे धीमे हम लोग उसको और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आर्टिफिशियल लिम्ब टिकाऊ हो और उसको यूज़ करने में कोई दिक्कत ना आवे। इसका कोई शुल्क भी है सर या निःशुल्क है? निःशुल्क है। इसमें कोई भी आदमी आएगा, हम उससे शुल्क नहीं लेंगे। और वो यहाँ पे ये भी है कि आएगा तो उसको एक ही दिन में हो सकता है काम, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रोका भी जा सकता है। पर निश्चित रूप से उसको हम लोग बना के देंगे, और देंगे तो वो चल सके एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह, या नॉर्मल व्यक्ति की तरह फंक्शन कर सके, ऐसा व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और अभी चल रहा है, काफ़ी लोग आते हैं, अभी करते भी हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग जी। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आचार्य संजय सिंह, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो दिव्यांग जन हैं उनकी पढ़ाई के साथ ही ऐसे देश प्रदेश के जो भी व्यक्ति जो दिव्यांग हैं वो आते हैं तो उनको निःशुल्क यहाँ पर कृत्रिम अंग भी प्रोवाइड कराया जाता है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।